गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 9 हम लोग क्लास 9 के कृतिका भाग 1 से रीढ़ की हड्डी पाठ पढ़ रहे थे। कल हमने इसका प्रथम भाग पढ़ा। ये एक एकांकी है। इस एकांकी के एकांकीकार है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि बाबू राम स्वरूप और प्रेमा की एक पुत्री है जिसका नाम उमा है, और राम स्वरूप जी अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतित है। उनकी बेटी सर्वगुण संपन्न है। उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी है, वो बीए पास है, और घर के काम काज, सिलाई कढ़ाई, गाना बजाना, वो सर्वगुण संपन्न है। देखने में सुंदर भी है, लेकिन उसकी आंखों में चश्मा लगा है, वो चश्मा लगाती है, और क्योंकि पढ़ी लिखी है और इसी वजह से जो है उसकी विवाह में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि उस समय लोगों को जो है लोग अपने लिए अपनी बहू के रूप में जो है लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं पसंद करते थे। तो इसी वजह से जो है उमा के विवाह में काफ़ी कठिनाई हो रही है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, और इसी वजह से जो है राम स्वरूप जी अंत में कई बार जो है वो अपनी लड़की को लड़के वालों को दिखाते हैं, और कोई ना कोई कमी से वो विवाह पक्का नहीं हो पाता। और अंत में जो है राम स्वरूप जी जो है अपनी बेटी के उच्च शिक्षित होने की बात को छुपाते हैं और उसे केवल मैट्रिक पास बताते हैं। ठीक है। और इस बार उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद जी जो एक पेशे से वकील है, और उनका बेटा शंकर जो पढ़ तो रहा है, बीएससी कर रहा है, मेडिकल में पढ़ रहा है, लेकिन वो शायद पढ़ने में बहुत फिसड्डी है, और एक ही साल में वो कई बार जो है वो फेल हो जाता है, और इसी वजह से उसका अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है, कोर्स पूरा नहीं हो पाया। ठीक है। और वो जो है लड़की देखने के लिए आता है, और जब गोपाल प्रसाद जी लड़की देखने के लिए आते हैं तो उनकी यही शर्त होती है कि लड़की जो है पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए, लड़की का रंग गोरा होना चाहिए। और जब उमा उनके सामने आती है तो वो उमा को जो है जांचते परखते हैं, उसको चल कर दिखाने के लिए कहा जाता है, उसको बोल कर बात करने के लिए कहा जाता है, ताकि वो लंगड़ी ना हो, गूंगी ना हो। ठीक है। और उसका रंग गोरा है या नहीं, ये सब कुछ जो है जांचा परखा जाता है। और उमा जो एक पढ़ी लिखी स्वाभिमानी लड़की है, वो ये सब कुछ जो है अपने पिता के चलते सब कुछ सहन कर रही है, लेकिन उसके मन में जो है विद्रोह है। ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और जब उमा को लोग देखते हैं तो अचानक जो है जब उमा अपना चेहरा ऊपर उठाती है तो देखते हैं कि उसके आंखों में चश्मा लगा हुआ है, और चश्मा लगा हुआ देखकर जो है दोनों पिता पुत्र काफ़ी अचंभित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। ठीक है। और गोपाल प्रसाद जी को ऐसा लगता है कि उमा जो है पढ़ी लिखी है, और वो फिर से जो है राम स्वरूप जी से अपनी शंका, अपना संदेह का निवारण करते हैं और पूछते हैं। तो राम स्वरूप जी जो है बताते कि नहीं, उनकी बेटी केवल मैट्रिक पास है, यानी 10वीं तक पढ़ी लिखी। तो गोपाल प्रसाद जी विवाह को बिजनेस मानते हैं। उन्हें बहू जो है वो मैट्रिक पास चाहिए, उसे खाना बनाना आना चाहिए, गाना गाना आना चाहिए, घर बार के सभी काम करना आना चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, और साथ ही वो अपने साथ दहेज भी अच्छा खासा लेकर आए। ठीक है। जैसे ही पिता पुत्री की नज़र उमा के आंखों पर लगे चश्मे पर पड़ती है तो दोनों इस तरह चौंक जाते हैं जैसे उमा को कोई छूत की बीमारी हो। अब गोपाल प्रसाद जी को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। वे दोबारा उसे उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। जैसे
वे दोबारा उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। उमा के पिता ये कहकर तसल्ली देते हैं कि ये थोड़ा आंखों में तकलीफ होने की वजह से जो है उमा की नज़र कमज़ोर थी, ठीक है, और इस वजह से उसे चश्मा लगाना पड़ा था, ठीक है। फिर जो है वो दोनों का ध्यान बटाने के लिए, दोनों का मतलब गोपाल प्रसाद जी और उनके बेटे शंकर का ध्यान बटाने के लिए जो है उमा के पिता उमा को मिले इनामों का जिक्र छेड़ते हैं। तब गोपाल प्रसाद जी उनसे कहते हैं कि कुछ उमा को भी बोलने दीजिए, हमें भी पता चले कि हमारी होने वाली बहू कहीं गूंगी तो नहीं है। तब राम स्वरूप जी शंकर और उस पिता को प्रभावित करने के लिए उमा को कुछ गाने के लिए कहते हैं, ठीक है, और उसे उमा के हाथ में सितार पकड़ा देते हैं। सितार बजाते हुए उमा गाना तो शुरू करती है। गाना गाते गाते उसकी नज़र शंकर पर पड़ती है। वह उसे पहचान लेती है कि ये वही शंकर है जो लड़कियों के हॉस्टल के बाहर आवारा घूमते और लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करते पकड़ा गया था और नौकरानी के हाथों पिट भी चुका था। उसने नौकरानी के पैर पकड़े, माफ़ी मांगी, तब कहीं जाकर वो छूटा। लोगों की पिटाई से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, यानी उसका मान सम्मान खत्म हो चुका था, है ना। अभी जैसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि रीढ़ की हड्डी क्या है। रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन मतलब जिससे हमारा शरीर जो है सीधा खड़ा रहता है ना। तो रीढ़ की हड्डी का टूट जाना का मतलब होता है कि व्यक्ति का मान सम्मान नहीं रह जाना, है ना। तो गोपाल प्रसाद दोबारा उनको शक होता है, जब उमा को देखते वो चश्मा लगाई हुई है तो उनको शक होता है कि कहीं लड़की पर ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, और इसलिए जो है वो उमा की शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब उमा और सब्र नहीं कर पाती, उसका गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि उसे चलाकर देखा जा रहा है, उसके गुणों के बारे में पूछा जा रहा है, सब कुछ पूछा जा रहा है, और कैसे लड़के के लिए जिसका अपना कोई चरित्र ही नहीं है ना। और उसे शंकर को देखकर उमा जो है उसे पहचान जाती है कि वही लड़का है जो लड़कियों के हॉस्टल में पीट चुका है। तो लड़के का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, ठीक है, और वहाँ पर वो लड़की देखने के लिए आया है और इस तरह से सिर झुका कर बैठा है जैसे कि वो लड़कियों की तरफ कभी देखता ही नहीं है। वो शरीफ अपने पिता के सामने जो है वो शरीफ बनकर बैठा है और अपने आप को मतलब शादी के मंडी में अपने आप को एक काबिल जो है बता रहा है, और उसके लिए जो है लड़की में सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लड़के में तो कुछ है नहीं, लड़का तो चरित्र ही नहीं है लड़के का, ठीक है। और ये सब देखकर जो है उमा का गुस्सा फूट पड़ता है। पहले तो उसने शंकर के लंपट होने का राज बताया। उसने कहा कि ये जो है लड़कियों के हॉस्टल में से पिट चुका है, ठीक है। वो उनसे कहती है कि वो फर्नीचर से भी बदतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने वाला व्यक्ति फर्नीचर को देखता है पर फर्नीचर से कोई सवाल नहीं पूछता। अब गोपाल प्रसाद को उमा के शिक्षा के बारे में कोई संदेह नहीं रहता था। उनको पता चल जाता है कि ये लड़की जो है पढ़ी लिखी है। जब वो बताती है कि उनके हॉस्टल के बाहर जो है उनका बेटा हॉस्टल के बाहर जो है ताक झांक करते पकड़ा गया, तो उनको पता चल जाता है कि लड़की जो है वो पढ़ी लिखी है, ठीक है, और वो अपने अधिकार के बारे में, अपने सम्मान के बारे में जो है वो आवाज़ उठा रही है। तो अब गोपाल प्रसाद जी को उमा की शिक्षा के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता। राम स्वरूप कुछ कहे उससे पहले ही उमा जवाब देती है कि हाँ, वो बीए पास है। वो शंकर के बारे में बताती है कि उनका लड़का पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते पकड़ा गया था और अपमानित करते हुए भगाया गया था। उस समय इसे अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के भी पैर पकड़ने पड़े थे। मैंने बीए तक पढ़ाई की है, कोई गुनाह नहीं किया है, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है।
गोपाल प्रसाद और शंकर ये आरोप लगाते हुए वहां से भागने की तैयारी करते कि यहाँ उन्हें अपमानित करने के लिए ही बुला गया, उनसे झूठ बोला गया कि उनकी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, मैट्रिक पास है। वे बाल बाल बच गए। अगर एक पढ़ी लिखी लड़की उनके गले मर दी जाती तब न जाने क्या होता उनका। गोपाल प्रसाद बुदबुदाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है, घर जाकर पता कीजिए कि आपके बेटे की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर और रुआसा सा चेहरा लिए शंकर वहां से चले जाते हैं, है ना। शंकर को अपनी बेइज्जती के बारे में, मतलब जब उसने होसल के पास नौकरानी के पैर पकड़े थे, लोगों ने उसकी पिटाई की थी, जब इसकी पोल खुलती देखती है तो वो रुआसा सा हो जाता है। और गोपाल प्रसाद जी इसे अपना अपमान समझते हैं, है ना। तो शंकर पढ़ाई तो मेडिकल की कर रहा है, पर उसका ध्यान पढ़ाई में कम लड़कियों पर अधिक रहता है, और इसी चक्कर में वो नौकरानी के हाथों पिट भी चुका है। और उमा के घर ऐसे बैठा है जैसे लड़कियों की तरफ देखता ही नहीं है। उमा द्वारा ये कहना कि घर जाकर ये देख ले कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी शंकर का अपना कोई व्यक्तित्व है ही नहीं, उसके अपने विचार नहीं है, वह कोई निर्णय नहीं ले सकता, वह वही करता है जो उसके पिता कहते हैं। इससे पहले हमने एक जगह हमने पढ़ा कि जब पिता पुत्र अकेले होते हैं, राम स्वरूप जी उमा को लेने के लिए अंदर जाते हैं, तो उसके पिता जो है शंकर को डांटते हैं कि तुम ठीक से बैठो, तुम यहाँ लड़के देखने के लिए आए हो। मतलब जो लड़का विवाह के योग है, वो लड़की देखने आया है, उस समय भी उसके पिता का हुक्म उस पर चल रहा है, उसे डांट रहे हैं, है ना। उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो पढ़ा लिखा है और पढ़ाई के महत्व को भी नहीं समझता, और वो अपना कोई निर्णय भी नहीं ले सकता है, ठीक है, कि वो जिस लड़की को देखने के लिए आ रहा है उसे चलाकर जो है बोलकर उसके गुणों को परखा जा रहा है, ठीक है। तो इस समय भी वो अपने पिता का विरोध नहीं करता है, क्योंकि वो नारियों का सम्मान करना भी नहीं जानता, है ना। तो वह कोई निर्णय नहीं ले सकता, वह वही करता है जो उसके पिता कहते हैं। वह पढ़ा लिखा होकर भी पढ़ी लिखी लड़की के महत्व को कोई महत्व नहीं देता, ठीक है, और वही करता है जो उसके पिता कहते। आत्मविश्वास की उसमें कमी है, वो उपहास का पात्र बन गया है। स्वयं को शादी के मंडी का बकरा बनाने में उसे जरा भी शर्म नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर आया, मंडी मतलब जहाँ पर बिक्री होते हैं, है ना, तो वहाँ पे बोली लगाई जाती है। तो यहाँ पर जो आया है और उसके पिता जो है अपने बेटे की मेडिकल पढ़ाई या पढ़े लिखे होने की जो है यहाँ पर बोली लगा रहे हैं, और उसके लिए जो है दहेज की डिमांड की जा रही है ना। तो उस समय भी उसे लज्जा नहीं आती है। इस एकांकी को पढ़कर, जब हम इस एकांकी को पढ़ते हैं, ठीक है, तो कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है कि ये दहेज के लोभी लड़के और उसके माता पिता के कलाई खोलने के लिए उसके बारे में बात किया जाए, या फिर लड़की या उसके पिता की विवशता को बताया जा रहा है। कभी इस एकांकी को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये एकांकी जो है मतलब एकांकीकार का उद्देश्य इस एकांकी को लिखने का हमारे समझ में यही आता है कि शायद उसने दहेज की समस्या को लेकर उसने इस एकांकी को लिखा है, जिसमें लड़के वाले लड़की वालों से जो है डिमांड करते हैं और लड़की वाले उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, उनकी विवशता होती है, उतना अधिक धन नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि लेखक या एकांकीकार जो है दहेज की समस्या को उसने यहाँ पर उठाया है, और कभी ऐसा लगता है कि लड़की के माता पिता की विवशता को एकांकीकार दर्शाना चाहता है ना। लेकिन नहीं, इसे ध्यान से पढ़ेंगे और गहराई से सोचने पर यह पता चलता है कि एकांकीकार कौन है?
जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी ने इसे लड़कियों के माता पिता को सावधान करने के लिए लिखा है कि जिस लड़की को उन्होंने अच्छे संस्कार दिए हैं, है ना, शिक्षा दी है, अच्छी कला सिखाई है, हर तरह से उसे योग्य बनाया है, उसमें किसी भी तरह की हीन भावना न आने दे, उसे ऐसे हाथों में न सौंपे जो उसकी प्रतिभा को ही नाश कर दे। ठीक है, जब माता पिता अपनी लड़की को उच्च शिक्षा दिलाते हैं, उसे अपने पैरों पर खड़े होने, समाज में मान सम्मान के साथ खड़े होने के लायक बनाते हैं, उसे सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, उसमें अच्छे संस्कार देते हैं, कला को विकसित करते हैं, उसमें जो है सिलाई कढ़ाई बुनाई गान, ठीक है, इस तरह के गुणों का विकास करते हैं, हर तरह से अपनी लड़की को सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, तो विवाह के लिए, सिर्फ केवल विवाह के लिए जो है लड़की में हीन भावना न आने दे और उसे समझौता करते हुए ऐसे लड़कों के हाथ में या ऐसे हाथ में नहीं सौंपना चाहिए जहाँ पर लड़की की कोई कद्र ही ना हो, उसकी प्रतिभा की, उसकी शिक्षा दीक्षा की, उसके गुणों की कोई कद्र ही ना हो, ऐसे घर में ना सौंपे। विवाह के समय लड़कियों की पसंद और नापसंद का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो इसको एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, है ना, कि उमा जो है पढ़ी लिखी, समझदार, स्वाभिमानी लड़की है। ठीक है, लेकिन उसके पिता अपने पिता की समस्या को समझते हुए, पिता की चिंता को समझते हुए वो जो है यहाँ तक भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। वो पढ़ी लिखी बीए पास है, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि जो है लड़के वालों के सामने ये न बताए कि वो बीए पास है, उसको मैट्रिक पास बताते हैं। ठीक है, और लड़के के पिता की हर उसूल फुजूल बातों का भी जो है वो समर्थन करते हैं, जबकि स्वयं राम स्वरूप जी जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उनकी सोच जो है वो खुली थी, वो लड़कियों को शिक्षित और सम्मानित जीवन देने के पक्षधर थे, लेकिन वो एक जगह आकर वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी उमा सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी जो है उसके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं और समाज की बनाए हुए उम्र के दायरे तक जो है एक सीमा में जो है लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। अधिक उम्र हो जाएगी तो समाज में जो है बदनामी होगी। सही समय पर अगर लड़की का विवाह नहीं होगा तब भी जो है लोग ताना कसेंगे और इस ताने से बचने के लिए जो है वो समझौता करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी पढ़ी लिखी स्वाभिमानी लड़की को ऐसे लड़के के हाथ में भी सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसका कोई चरित्र ही नहीं है, जिसका अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, जिसके में आत्म सम्मान ही नहीं है। ठीक है, जो अपने पिता के इशारों पर चलने वाला है, जैसे उसके पिता कहते हैं वो अपने पिता के हाथ की कठपुतली की तरह है। ठीक है, तो वो कभी भी अपने पिता का विरोध नहीं कर रहा है, तो ऐसे लड़के के हाथ में तक देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उमा जो है इस बात का विरोध करती है। ठीक है, तो इसलिए जो है लेखक का ये कहना है कि लड़की को जो है शिक्षित करना चाहिए और सिर्फ शादी के नाम पर जो है लड़की को ऐसे हाथों पे नहीं सौंपना चाहिए जहाँ पर उसकी प्रतिभा की कोई कद्र ही ना हो,
उसका कोई मान सम्मान ही ना हो, ठीक है। जहाँ पर लड़की को एक नौकरानी की तरह घर के काम काज या घर की चार दीवारी तक ही जो है उसे बांधा रखा जाता है। लड़की का अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं रह जाता है विवाह के बाद। ऐसे घर में जो है अपने बेटी का विवाह न करें, ठीक है। तो विवाह के समय लड़कियों की भी नापसंद पसंद पूछनी चाहिए, ठीक है। उनके विचारों को भी जो है महत्व देना चाहिए। लड़कियों को इतनी छूट भी होनी चाहिए कि वो अपने लिए माता पिता के साथ ही जो है वो अपने लिए जो है एक सम्मानित और इज्जतदार जीवन साथी की खोज करें, ठीक है। तो ये कहानी, ये एकांकी जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको एक बार पढ़िए, ठीक है। और जो लेखक के विचारों को, लेखक क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब जब इसके एकांकी को पढ़ेंगे और इस व्याख्या को पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं जो है क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।